आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अहम। कर्नाटक की मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं। इसमें मेरा कुछ नहीं है, खड़े मत हो जाना। ये मणिपट्टी समिति का रिपोर्ट है। 29,000 एकड़ भूमि वक्फ की बिजनेस के उपयोग के लिए किराए पर दे दी। मान्यवर, 2001 से 12 के बीच 2 लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति निजी संस्थानों को हस्तांतरित कर दी 100 साल की लीज पर। मान्यवर, बेंगलुरु में उच्च न्यायालय में बीच में पढ़ना पड़ा। 602 एकड़ भूमि को जब्त करने से रोकना पड़ा। विजयपुर कर्नाटक के होनवाड़ गांव की 1500 एकड़ भूमि पर दावा कर उसको विवाद में डाला और 500 करोड़ की संपत्ति जिस भूमि का मूल्य है वहां 5 स्टार होटल को महीने 12,000 रुपए के किराए से दे दी। अब मान्यवर ये कहते हैं कि इसका हिसाब किताब न करो, इसकी देखरेख न करो। भाई ये पैसा जो है देश के गरीब मुसलमान का है, ये गन्ना सोटों की चोरी के लिए नहीं, ये इसको रोकने के लिए। और इनके जो ठेकेदार बैठे हैं मान्यवर, ये यहां गरज गरज कर बोलते हैं, कुछ तो समझे बगैर बोलते हैं, कुछ समझ कर बोलते हैं। उनको लगता है कि इससे हम जीत जाएंगे। मान्यवर, कर्नाटक में दत्तापीठ के मंदिर पर क्लेम किया। टालीपरंबा 75 साल पुराने एक दावे के आधार पर 600 एकड़ जमीन का दावा किया और ईसाई समुदाय की भी ढेर सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। मान्यवर, आज देश के कई गणमान्य चर्च और चर्च के समूह वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। उनको लगता है कि इसका विरोध कर हम मुस्लिम भाइयों की सिंपैथी जीतकर अपनी वोट बैंक पक्का करेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं होगा अखिलेश। इसलिए कि 4 साल में मुस्लिम भाइयों को मालूम पड़ जाएगा कि कानून तो उनके फायदे में है। और इसके साथ ये दक्षिण के सारे जो सांसद बोल रहे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे चर्च को मान्यवर नाराज कर रहे हैं, उनको पता नहीं। सारे चर्च को नाराज करें। सारे चर्च ने रिजोल्व किया है कि हम खिलाफ इसका हम समर्थन करते हैं। मान्यवर, तेलंगाना में 66,000 करोड़ की 1700 एकड़ जमीन पर दावा कर दिया। असम में मोरीगांव जिले की 134 एकड़ भूमि पर दावा हुआ। बिहार का मैं लालू जी के कोर्ट के साथ बाद में बताता हूं। गुरुद्वारा से संबंधित हरियाणा की 14 मरला भूमि को वक्फ को सौंप दिया। और मान्यवर, प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क को भी वक्फ घोषित किया। और मान्यवर, महाराष्ट्र के वडानगे गांव में महादेव की मंदिर पर दावा किया और बीड में कंकलेश्वर मंदिर की 12 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने जबरन ले ली। मान्यवर, ये सब जो चल रहा है, इसमें आज भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वक्फ जो कि मुस्लिम भाइयों की धार्मिक क्रियाकलाप और उनके बनाए हुए दान से ट्रस्ट है, उसमें सरकार कोई दखल करना नहीं चाहती है। मुतवल्ली भी उनका होगा, वाकिफ भी उनका होगा, वक्फ भी उनका होगा। परंतु वक्फ की संपत्ति, इसका रख रखाव ठीक से हो रहा है नहीं। वक्फ का संचालन कानून के हिसाब से हो रहा है, निजी उपयोग के हिसाब से। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या? भाई वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके कल्याण के लिए करिए।
मान्यवर, ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया। रेलवे की जितनी जमीन है, जिसमें हजारों करोड़ लाखों करोड़ का रेलवे का कारोबार चलता है, इतनी भूमि वक्फ के पास है और इनकम 126 करोड़ रुपए। मान्यवर कहते हैं कि इनकम का क्या उद्देश्य है? बैठ जाओ। मान्यवर, मैं दादा की टेंशन समझ रहा हूं, ये बंगाल के मुसलमान भी सुन रहे हैं, तो उनको टेंशन होना स्वाभाविक है। मान्यवर, लालू प्रसाद जी, आज आरजेडी के सारे सदस्य बोले, जब 2013 का अमेंडमेंट आया, मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूं, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो, उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब सब लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था, एक कड़ा कानून लाइए। मान्यवर शरीफुद्दीन शरीफ, उन्होंने कहा, मंत्री जी समझते हैं कि शायद इससे मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, लिहाजा मुसलमान लोगों ने भी खुद ही तबाही मचाई है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसके लिए आप सख्त कानून बनाइए, उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाइए और जो उनके कब्जे किए हैं, वो जमीनों बेचकर गरीब और तलाकशुदा मुस्लिम बहनों का कल्याण करिए। इसके बाद श्री हमीदुल्लाह सैयद लक्षद्वीप से थे, उनका भी इसी टोन का भाषण है। और मान्यवर, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, 2013 का जो बिल कांग्रेस पार्टी लेकर आई, इसके विरोध में इनके समर्थकों ने जो कहा था, मान्यवर ये है। और क्या होगा भाई इससे? पारदर्शी ऑडिट होगी, आज ऑडिट ही नहीं हो रही। रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की सिस्टम नहीं है, वो होगी, रिपोर्ट देनी पड़ेगी, बैलेंस शीट जमा करनी पड़ेगी, ऑडिट होगी, कैग के रिटायर्ड ऑफिसर ऑडिट करेंगे और मान्यवर पारदर्शिता आएगी। इससे क्यों डरना चाहिए किसी को? पारदर्शिता से क्यों? और वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद, इसका कोई ऑर्डर हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकते। आपने तो कर दिया था कि एक ऑर्डर को कोई कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता, पूरा संविधान वहां समाप्त कर दिया मान्यवर। और मान्यवर, हम तो इसको कहते हैं कि कोई भी चैलेंज कर सकता है कायदे की अदालत में। इस देश में संविधान का राज है, ग्रीवेंसेस जिसका भी हो कोर्ट में जा सकता है। 2013 में जिसकी भूमि हड़पी, इसके ग्रीवेंसेस को भी कोर्ट के फोरम से बाहर करने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया। मान्यवर, एक अफवाह और फैला रहे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस सदन में बोलने के वक्त जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर ये कानून का पहला पेज और तीसरी तक धाराएं भी पड़ी होती तो इसमें स्पष्ट लिखा है, ये कानून का अमल जिस दिन पारित होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन बाहर निकालेगी, उस दिन के बाद होगा। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मगर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा। मान्यवर, ये कह रहे कलेक्टर क्यों रखा है? मुझे एक बात बताओ भाई,
जो बता सकते हैं, अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है सर, रेवेन्यू ऑफिसर वही है। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आया, आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसा नहीं होता भाई, कलेक्टर को पूछना पड़ेगा सरकारी संपत्ति है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे मंदिर बनते हैं, बने भी है, बनेंगे भी, ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, सरकारी संपत्ति पर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते मान्यवर। जहां वक्फ की घोषणा होती है वो भूमि सरकारी है या नहीं है वो सत्यापित करना ही चाहिए, और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं करे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी। Yes. So, I was, thank you for letting me speak on the presidential address. I was raising a fundamental issue about the relationship between China and India and what happened on the Kailash Ridge between armies. I'd like to go to what Mr. Naravane said. No. अब हम तो सोचे राहुल गांधी थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। तो रूलिंग हो चुके हैं, सदन को चलने दीजिए, कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहाँ से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। गलत है, आप क्या बात करते हैं? Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. ये तो एक सीमा होता है, हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। राहुल गांधी जी एक व्यवस्था तहत जो अपना बात रखना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप
क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है, हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, सब लोग बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग। आप चर्चा पे जो भी बोलना बोल सकते हैं, लेकिन नियम के तहत बोलना पड़ेगा आपको। So, Chinese एक मिनट सर, ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश सदन की कार्रवाई सदा नियमों प्रक्रियाओं से चलेगा। मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वो महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें, महामहिम राष्ट्रपति भाषण पर बोलें। आप राष्ट्रपति अभिभाषण बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। आप एक मिनट माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। सर, स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। उनके कमांडर इन चीफ नरवणे जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। सदन की कार्रवाई अगर आप नहीं बोलना चाहते, आसन की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, क्या मैं तो चाहता हूं आप बोलिए, सदन आपका है, आपको बोलना है। राष्ट्रपति के भाषण में बोले, आप नीतियों पे बोले, आलोचना करें, जो कुछ कहना है कहें। मैं किसी को रोक नहीं रहा सदन में सर, मैंने पहले भी कभी नहीं रोका, लेकिन आप सदन के अंदर उन तथ्यों पर बोले जो देश के हित में है, ये तो आग्रह कर सकते हैं। सर, मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप बार बार उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसका जानकारी आपको नहीं है। किताब के बारे में और जो मैगजीन के बारे में कोई पुष्टि नहीं है। आप बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है सर। और दूसरा सर, अगर मेरा रिक्वेस्ट ये है, अगर राहुल गांधी जी अगर हमारा बॉर्डर के बारे में बात करना चाहते हैं